हेलो एवरीवन और स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही कमाल की कविता माँ कह एक कहानी को समझने वाले हैं, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब ये सिर्फ एक कविता नहीं है दोस्तों, ये तो न्याय और दया की एक ऐसी कहानी है जो हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। तो चलिए शुरू करें। तो इससे पहले कि हम कविता में डाइव इन करें, चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको कहीं कोई घायल पक्षी मिले, मतलब उसे चोट लगी हो, तो आप क्या करेंगे? उसे बचाएंगे या उसे वहीं छोड़ देंगे? सोचिए जरूर, क्योंकि हमारी आज की पूरी कविता, पता है, इसी एक भावना के इर्द गिर्द घूमती है। और यही है इस कविता का पूरा सार। ये सिर्फ एक माँ बेटे की प्यारी सी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो न्याय, अधिकार और इन सबसे बढ़कर दया, मतलब कंपैशन का एक बहुत पावरफुल लेसन है। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी की शुरुआत, फिर कविता का सिनेमा यानी मूवी स्टाइल में एक्सप्लेनेशन, उसके बाद शब्दों की शक्ति, फिर चलेंगे एग्जाम डोमिनेशन मोड में, फिर करेंगे समरी और रिवीजन, और आखिर में असली जिंदगी का सबक। पूरा पैकेज है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कहानी की शुरुआत। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कमाल की कविता आखिर लिखी किसने है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये खूबसूरत कविता लिखी है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। और पता है, ये कविता असल में उनके एक बहुत बड़े काव्य यशोधरा का एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा हिस्सा है। इसमें बेसिकली माँ यशोधरा और उनके बेटे राहुल के बीच एक कॉन्वर्जेशन हो रही है। गुप्त जी के दूसरे फेमस वर्क्स भी हैं, जैसे साकेत, भारत भारती, जो पेट्रियटिज्म और इंडियन कल्चर से भरे हुए हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कविता का सिनेमा। अब हम इस कविता को एक फिल्म की तरह लाइन बाय लाइन, सीन बाय सीन समझेंगे। तो बस अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मासूम सी जिद से। छोटा राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी कहो। उसे बस एक कहानी सुननी है, चाहे राजा की हो या रानी की। अब इसका सिंपल सा मतलब तो यही है कि राहुल को कहानी सुननी है, लेकिन इसका गहरा मतलब क्या है? ये एक बच्चे की प्योर क्यूरियोसिटी और अपनी माँ के साथ उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा प्रिंस अपनी माँ की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में ढेर सारी उम्मीद है, और यहीं से एक कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू होने वाली है। तो माँ यशोधरा कहानी सुनाना शुरू करती हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के बारे में बताती हैं। राहुल के पिता सिद्धार्थ एक बगीचे में टहल रहे थे। सोचिए, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं और पत्तों पर ओस की बूंदें बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रही हैं। कितना पीसफुल सीन है ना? सिंपल मतलब तो ये है कि माँ एक सुंदर सुबह के बारे में बता रही हैं, लेकिन इसका गहरा मतलब ये तूफान से पहले की शांति जैसा है। कवि जानबूझकर इतना शांत और सुंदर माहौल बना रहे हैं ताकि जब आगे कुछ वायलेंट हो तो उसका इंपैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो। ये बिफोर सीन है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। और तभी उस पूरी शांति में एक खलल पड़ता है। जहां पक्षी अभी कल कल स्वर में गा रहे थे, वहीं अचानक एक हंस पंखों से घायल होकर आसमान से नीचे आ गिरता है। उसे एक तेज तीर लगा था। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। ये देखते ही सिद्धार्थ चौंक जाते हैं। वो फौरन दौड़कर उस घायल हंस को उठाते हैं, उसे सहलाते हैं और मानो उसे एक नया जन्म सा देते हैं। लेकिन ठीक उसी समय वो शिकारी भी वहां आ धमकता है, जिससे अपने अचूक निशाने पर, अपनी लक्ष्य सिद्धि पर बड़ा घमंड था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। रक्षक वर्सेस भक्षक, सेवियर वर्सेस प्रेडिटर। एक तरफ है सिद्धार्थ जो रक्षी हैं, यानी रक्षा करने वाले, और दूसरी तरफ है वो शिकारी, आखेटक, जो भक्षक है, यानी मारने वाला। शिकारी कहता है, ये मेरा शिकार है, मुझे वापस दो। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। शिकारी तो अपनी जिद पर अड़ गया कि भाई मैंने शिकार किया है तो ये मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैंने इसे बचाया है तो इस पर मेरा हक है। अब ये झगड़ा सिर्फ दो लोगों का नहीं था, ये सदय यानी दयालु और निर्दय यानी क्रूरता के बीच का था। और जब बात नहीं बनी तो मामला सीधा पहुंच गया न्यायालय में, यानी राज दरबार में। और यहां कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यशोधरा अचानक कहानी रोक देती हैं और अपने बेटे से ही पूछती हैं, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? वो राहुल को ही जज बना देती है। तो अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए,
अगर फैसला आपको करना होता तो आप क्या कहते? और तब छोटा सा राहुल एक इतनी बड़ी और समझदारी की बात कहता है। वो कहता है, माँ, अगर कोई किसी बेगुनाह को मारता है तो बचाने वाला ही सही है, क्योंकि न्याय तो हमेशा दया का ही दानी होता है। क्या शानदार फैसला है! मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, शब्दों की शक्ति। चलिए कविता में आए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारी वोकैबुलरी भी थोड़ी और पावरफुल हो जाए। ये टेबल आपकी बहुत मदद करेगी। देखिए, हम सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं रटेंगे, हम उसे विजुअलाइज करेंगे, उसकी एक पिक्चर बनाएंगे दिमाग में। जैसे तात मतलब पिता, तो सोचिए एक राजा जैसे पिता, या रक्षी तो इमेजिन कीजिए खुले हुए मदद करने वाले हाथ, और निर्दय मतलब पत्थर का दिल। इस तरह से ये वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एक और जरूरी चीज है ग्रामर में, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। ये कविता में ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह है। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताते हैं कि कब रुकना है, कौन बोल रहा है, माँ यशोधरा या बेटा राहुल, और किस इमोशन के साथ बोल रहा है। इनसे कविता को फील करना आसान हो जाता है। ऑलराइट, अब जो कुछ भी सीखा है उसे मार्क्स में कैसे बदलना है, तो चलिए ऑन करते हैं अपना एग्जाम डोमिनेशन मोड। देखते हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो चलिए इसका एक परफेक्ट टॉपर स्टाइल आंसर फ्रेम करते हैं। किसी भी लॉन्ग आंसर के लिए ये टॉपर्स फॉर्मूला याद रखिए। स्टेप 1, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। स्टेप 2, मेन पॉइंट्स बताओ, जैसे सिद्धार्थ का कंपैशन और शिकारी का क्लेम। एक लाइन कोट कर दो तो और भी अच्छा। स्टेप 3, राहुल का फाइनल वर्डिक्ट बताओ। एंड स्टेप 4, एक दमदार कंक्लूजन लिखो। बस इस स्ट्रक्चर से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब कुछ क्विक स्कोरिंग एमसीक्यूज देखते हैं। पहला सवाल, माँ ने कहानी क्यों सुनाई? जवाब है, ताकि राहुल में सही गलत की समझ पैदा हो। दूसरा, घायल पक्षी की ही कहानी क्यों? क्योंकि ये दया और हिंसा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। और तीसरा, बच्चा आखिर में क्या समझता है? यही कि सच्चा न्याय हमेशा दया के साथ होता है। ओके, अब बारी है एक सुपर फास्ट रिवीजन की। हमारे अगले सेक्शन में समरी और रिवीजन, जो भी हमने पढ़ा है उससे फटाफट से लॉक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ दो तरह की समरी हैं। एक है इजी समरी, ये बस समझने के लिए है कि एक लड़का कहानी सुनता है और फैसला देता है। और दूसरी है एग्जाम समरी। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर में लिखने चाहिए, जैसे संवाद, द्वंद्व, करुणा की सर्वोच्चता। ये वाली समरी आपको मार्क्स दिलाएगी। जरा देखिए, एक रैंक 1 स्टूडेंट के रिवीजन नोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, एकदम शॉर्ट, स्मार्ट और टू द पॉइंट। मेन आइडिया क्या है? कंपैशन इज ग्रेटर देन एंटाइटलमेंट। मेमोरी ट्रिक, रक्षक भक्षक। और एग्जाम फोकस, राहुल का फाइनल वर्डिक्ट, न्याय दया का दानी। सिंपल एंड पावरफुल। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, असली जिंदगी का सबक। क्योंकि पढ़ाई का असली मतलब तभी है जब वो किताबों से निकलकर हमारी लाइफ का हिस्सा बने। देखते हैं ये कविता हमें क्या सिखाती है। देखिए, कविता हमें एक जज बनाती है ना? असल लाइफ में भी हमारे सामने ऐसे राहुल मोमेंट्स आते हैं। सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त को कोई बुली कर रहा हो या आपके दो दोस्त किसी छोटी सी बात पर लड़ रहे हो, तब आप क्या करेंगे? आपको भी तो फैसला लेना होगा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी कविता का लाइफ लेसन क्या है? सिंपल, बी द रक्षी। हमेशा रक्षक बनो। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट देखो तो वो इंसान बनो जो बचाता है, जो मरहम लगाता है, ना कि वो जो चोट पहुंचाता है या सिर्फ अपना हक जताता है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर गहराई से सोचिएगा। न्याय और दया, इन दोनों में से आप किसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं और क्यों? इस सवाल का जवाब आप